By failing to prepare, you are preparing to fail। दोस्तों, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये पंक्तियां हमसे कहती है कि अगर हम अपनी तैयारियों में असफल होते हैं, अपूर्ण होते हैं, इसका मतलब साफ है कि हम असफलताओं के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सौरभ भारद्वाज आप सभी लोगों का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत में आर्थिक नियोजन या भारत में विकास का नियोजन। दोस्तों, नियोजन जिसे हम अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं, हमारे लिए हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूपरेखा होती है। जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में एक ढांचा पहले से ही नहीं बना लेते, तब तक हम अपने लक्ष्यों को सही समय पर सही स्थिति में उसको अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एमपीपीएससी के ओल्ड सिलेबस में लगभग हर साल एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि ये टॉपिक ओल्ड सिलेबस में रखा गया था, लेकिन नए सिलेबस में इसको नहीं रखा गया। नए सिलेबस में इस आर्थिक नियोजन या फिर पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टॉपिक ना रखने के पीछे मुझे व्यक्तिगत तौर पर एक कारण दिखाई पड़ता है। वो ये कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 में स्वतंत्र भारत में किया गया और इसके माध्यम से 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। 1 जनवरी 2015 से हमारे देश में योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग ने भारत के थिंक टैंक के तौर पर अपना कार्य करना आरंभ किया। तो दोस्तों, चूंकि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी नए सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बावजूद कि इस टॉपिक को हमारे नए सिलेबस से हटा दिया गया है, मैं आप सभी स्टूडेंट से, चाहे वो 2020 मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पर आज भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत में विकास का नियोजन। दोस्तों, नियोजन या प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि अपनी आज की स्थिति को देखते हुए अपनी लक्षित स्थिति तक पहुंचने की एक तैयारी ही होता है। आज हम कहाँ हैं और कहाँ कल हम पहुंचना चाहते हैं। जब हम इन दो बिंदुओं की दूरी को समाप्त करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण कर लेते हैं, एक पुल बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है एक तैयारी हो गई है, एक नियोजन हो गया है, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आर्थिक नियोजन का भी संबंध इसी तरह के किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तैयारियों से है। दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत एक विकासशील देश है। भारत जैसे विकासशील देश में आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं और निर्धारित किए गए लक्ष्य असीमित होते हैं। इन असीमित आवश्यकताओं में सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मूलभूत उद्देश्य क्या हैं। इन मूलभूत उद्देश्यों में गरीबी निवारण करना, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी को कम करना। इन लक्ष्यों में हो सकता है आर्थिक विषमताओं की स्थिति को आर्थिक समानताओं में बदला जा सके, हम अपने आप को मॉडर्नाइज बना सके, आधुनिक बना सके। ऐसे तमाम लक्ष्य जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था चाहती तो है, लेकिन इसे पूरा कैसे करना है, इस संबंध में जब हम अपने संसाधनों को खंगालते हैं तो हमारे संसाधन हमें सीमित दिखाई देते हैं, सीमित प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सीमित संसाधनों का किस तरह उपयोग किया जाए ताकि हम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और एक निश्चित समयावधि के अंदर इन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकें, विकास की एक अगली सीढ़ी पर हम जा सकें, ऐसी ही एक तैयारी, ऐसी ही एक रूपरेखा, ऐसी ही एक संरचना अपने आप में आर्थिक नियोजन कहलाती है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन के संबंध में एक 3 नंबर का परिभाषित करने संबंधी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है।
अगर इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर एक डेफिनेशन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो हमें लिखना होगा, आर्थिक विकास का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अपने संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर जोर देता है। जी हाँ, जब भी हम अपने संसाधनों को कुछ इस तरह आवंटित करते हैं जिसके माध्यम से हम इन लक्ष्यों को नियत समयावधि के भीतर पूरा कर सके, तो ऐसा ही ताना बाना, ऐसा ही रणनीतियों का समूह अपने आप में आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन की 3 नंबर की प्रिपरेशन, 3 नंबर की परिभाषा जो है वो आपको सबसे पहले रेडी करनी है। इस आर्थिक नियोजन की परिभाषा से अगर हम कुछ मूलभूत बिंदुओं को देखें, कुछ मूलभूत एस्पेक्ट्स को देखें, तो इस परिभाषा से 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। पहला, निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य जिन्हें हमें प्राप्त करना होता है और वो भी एक नियत समयावधि के भीतर, और दूसरा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन तथा उन संसाधनों का एक बेहतर उपयोग करने का ढांचा हमें निर्धारित करना होता है। तो दोस्तों, पहला काम किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के संबंध में जो होता है वो ये कि हम अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन आवर प्रायोरिटीज, आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव, आवर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा फेज इस नियोजन का होता है वो ये कि इसके माध्यम से हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों को पहचानते हैं और उन संसाधनों का किस तरह हम एक अनुकूलतम प्रयोग कर सके। हाउ टू ऑप्टिमम यूटिलाइज आवर लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट वी कैन ऑब्टेन आवर प्री डिटरमाइंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक प्लानिंग। दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स इस परिभाषा से निकल कर आते हैं। पहला, निर्धारित किए गए लक्ष्य होना चाहिए जो कि नियत समयावधि के अंदर हमें प्राप्त करना है, और दूसरी बात कि इन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, चाहे वो संसाधन भौतिक संसाधन हो, चाहे वो संसाधन वित्तीय संसाधन हो, चाहे वो संसाधन मानव संसाधन हो, इनके उपयोग को करने के लिए इनका अनुकूलतम प्रयोग किस आधार पर किया जा सके, ऐसा एक बेहतर आवंटन करने का तरीका हमारे पास आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, एक 6 मार्क का क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के संबंध में हमसे पूछा जा सकता है। तो एक 6 मार्क का क्वेश्चन हमें इकोनॉमिक प्लानिंग को उसके बेसिक फीचर्स के साथ में लिखने के लिए अगर पूछा जाए, या फिर इस 6 मार्क की आर्थिक नियोजन की विशेषताओं में कोई एक विशेषता हमसे पूछी जा सकती है जो कि 3 नंबर में आपसे पूछी जाए, 3 नंबर का 3 मार्कर क्वेश्चन वो बन सकती है। दोस्तों, अगर हमसे आर्थिक नियोजन की विशेषताएं पूछी जाती है तो शुरुआत हमें कहां से करनी है? शुरुआत करनी है आर्थिक नियोजन की परिभाषा के साथ। जी हां, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को, अपने चिन्हित किए गए आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने सीमित संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन, अपने सीमित संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर जोर देती है। एक ऐसी ही प्रक्रिया, एक ऐसी ही विकासात्मक, दीर्घकालिक और अनवरत प्रक्रिया अपने आप में आर्थिक नियोजन कहलाती है। दोस्तों, इस डेफिनेशन के बाद फिर हम आर्थिक नियोजन की और खास तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में आर्थिक नियोजन की कुछ मूलभूत विशेषताओं को समझेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग या फिर अपने आप में डेवलपमेंट प्लानिंग जो है वो दुनिया के हर देश के द्वारा की जाती है, चाहे वो देश अंडर डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो या फिर डेवलप्ड कंट्री ही क्यों ना हो। दोस्तों, चूंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये आंसर स्पेसिफिकली इंडियन प्लानिंग को लेकर टारगेटेड होगा, और हम यहाँ पर आर्थिक नियोजन की जो विशेषताएं बताएंगे वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक नियोजन की विशेषताएं होगी। पहले पॉइंट के तौर पर हम देख सकते हैं केंद्रीय नियोजन सत्ता, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की
एक प्रारंभिक मूलभूत विशेषता है वो ये कि हमारे देश में इस नियोजन के कार्य को करने के लिए एक विशेष संस्था का निर्माण किया गया। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता से पहले से, जी हाँ, स्वतंत्रता से बहुत पहले से इस आर्थिक नियोजन के संबंध में हमारे देश के कई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और कई विचारक और विद्वानों ने आर्थिक नियोजन के संबंध में पहल की है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन की ये पहल और इन विद्वानों के द्वारा बनाए गए अलग अलग प्लान्स जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के पहले बनाए गए, हमने इन सब को आधार बनाकर 1946 में एक समिति गठित की जिसका नाम था केसी नियोगी समिति। और इस केसी नियोगी समिति की ही सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में 1950 में हमने अपने देश में एक केंद्रीय नियोजन सत्ता का निर्माण किया जिसका कार्य देश के लक्ष्यों को, देश की प्राथमिकताओं को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं बनाने का था और जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय नियोजन सत्ता भारतीय अर्थव्यवस्था के तौर पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोई और नहीं बल्कि योजना आयोग के रूप में गठित की गई। हालांकि योजना आयोग एक लंबे समय तक इन योजनाओं को बनाता रहा और सत्ता परिवर्तन के साथ 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन के तत्पश्चात 2015 में, जनवरी 2015 में इस योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग के द्वारा ले लिया गया। तो दोस्तों, केंद्रीय नियोजन सत्ता के इस बेसिक फीचर में हमें केवल इतनी बात स्पष्ट करना है कि भारत में नियोजन के संबंध में एक विशेष संस्था का गठन 15 मार्च 1950 में योजना आयोग के रूप में किया गया और जिसने टिल 2015 अपना कार्यभार संभाला। 2015 के पश्चात इस संस्था को पुनर्गठित कर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग के रूप में पुनः गठित कर दिया गया और यही नीति आयोग आज भारत के थिंक टैंक के तौर पर भारत के लिए वर्तमान में नीतियां अथवा योजनाएं बनाने का कार्य करता है। दोस्तों, दूसरी प्रमुख विशेषता होगी और वो होगी निश्चित उद्देश्य। दोस्तों, कोई भी नियोजन, कोई भी प्लानिंग तब तक अधूरी है जब तक कि वो टारगेटेड ना हो, जब तक कि उसके संदर्भ में कोई निश्चित लक्ष्य ना बनाया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको केवल और केवल तैयारियां करना है, केवल और केवल पढ़ाई करना है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूं कि आपको किस परीक्षा के लिए तैयारी करना है, तो आप कहेंगे कि सर हमारी इस तैयारी के पीछे तो कोई दिशा ही नहीं है, हम दिशाहीन नियोजन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही दोस्तों, कोई भी नियोजन दिशाहीन नहीं हो सकता। हर नियोजन के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, हम समष्टि अर्थशास्त्र का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर लक्ष्य भी व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझने होंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश की मूलभूत आवश्यकताएं ही हमारे नियोजन के लक्ष्य होती हैं। हमें गरीबी निवारण पर विशेष जोर देना होता है, बेरोजगारी को समाप्त कर रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना, हमारे देश में क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताओं को कम करना, मॉडर्नाइजेशन के रूप में अपने आप को दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कैसे आगे बढ़ सकें, ऐसे तमाम लक्ष्यों को ही हम अपने निर्धारित उद्देश्य या फिर निश्चित उद्देश्य, निश्चित लक्ष्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। यह हमारे आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दोस्तों, इसके पश्चात हम अपने आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता के बारे में समझेंगे जो होगा निश्चित अवधि। जी हाँ, जिस तरह हमारी पढ़ाई की तैयारियां भी एक निश्चित समयावधि के लिए होती है। अगर मैं कहूं कि आपको 12th की प्रिपरेशन करना है लेकिन ये नहीं कहूं कि आपको परीक्षा कब देनी है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां भी टारगेटेड नहीं रह पाएंगी। इसीलिए हर नियोजन एक निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित अवधि को अपने अंतर्गत समाहित करता है। हम सब जानते हैं योजना आयोग के द्वारा इस नियोजन की अवधि को 5-5 सालों में बांटा गया था और इन योजनाओं को हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते थे। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के रूप में हमने 5 साल की अवधि एक निश्चित अवधि के तौर पर परिभाषित की। इस 5 साल के पश्चात हम इस आर्थिक नियोजन का एक बेहतर इवोल्यूशन भी करते थे। हम ये देखते थे कि हमने कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की दर
इस पंचवर्षीय योजना से बनाने से पहले लक्षित की थी और कितने प्रतिशत की दर हमने इसमें प्राप्त की है। तो दोस्तों, जब भी हमें अपने नियोजन का एक सही इवैल्यूएशन करना है तो नियोजन चाहे वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही क्यों ना हो, हमें इसे कुछ न कुछ समयावधि के भीतर बांटना होता है। और हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में हमने इसे सामान्य रूप से 5 सालों की अवधि के रूप में बांटा था। हालांकि नीति आयोग भी इसे 3, 7 और 15 साल की समयावधि के रूप में अपने स्ट्रेटेजिक, अपने रणनीतिक, अपने आगे चलने वाले एक लॉन्ग टर्म विजन के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, हमारे आर्थिक नियोजन की अगली विशेषता है और वो है संपूर्ण नियोजन। जब भी किसी भी नियोजन के अंतर्गत हम अपनी योजनाओं का एक समूह बनाते हैं तो ये समूह किसी एक क्षेत्र विशेष में ना होते हुए अपनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को समाहित करते हुए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी किसी भी योजना के अंतर्गत हम कृषि को भी शामिल करते हैं, हम औद्योगिक विकास को भी शामिल करते हैं, हम रोजगार उन्मुखी कार्यक्रमों को भी शामिल करते हैं, हम तकनीकी अवसंरचना को कैसे बढ़ाया जाए इस बात को भी शामिल करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आर्थिक नियोजन बनाया जाता है तो किसी एक आयाम को नहीं बल्कि बहु आयामों को हम शामिल करते हुए एक संपूर्ण नियोजन के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था में, अपने देश में इकोनॉमिक प्लानिंग को अंजाम देते हैं। दोस्तों, हम संपूर्ण नियोजन को अपनी आर्थिक नियोजन की विशेषता तो कहते हैं, लेकिन जितनी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जितने हमारे लक्ष्य होते हैं, जितने हमारे टारगेटेड्स या हमारे भविष्य के जितने भी विजन्स होते हैं, क्या हम सारे विजन्स को एक साथ एक ही झटके में पूरा करने के लिए सफल हैं या सक्षम हैं? तो आंसर होता है नो। डेफिनेटली हमारे पास संसाधन सीमित हैं, इसलिए हमारी अनेकानेक और असीमित आवश्यकताओं के बीच हम चुनते हैं अपनी प्राथमिकताओं को। तो हमारे नियोजन का अगला बिंदु हो जाता है, अगली विशेषता हो जाती है और वो होती है प्राथमिकताओं का निर्धारण। संपूर्ण नियोजन होते हुए भी हम पहले उन क्षेत्रों पर अधिक फोकस करते हैं जो कि हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात एक उदाहरण के माध्यम से आपसे स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जब हमने अपने देश में स्वतंत्र भारत के संबंध में पहली पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी समयावधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 मतलब 1951 से 56 के लिए निर्धारित की गई थी। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद हमारी आवश्यकताएं असीमित थी, अनेक थी। हमें अनेकानेक क्षेत्रों में आगे बढ़ना था, बावजूद उसके हमें अपनी हर आवश्यकताओं के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसलिए हमने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में जिसे प्राथमिकता के रूप में चुना, जिसे मूल उद्देश्यों के रूप में चुना कि हम अपने पहले 5 सालों में किन किन लक्ष्यों को पूरा करेंगे, तो उस लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कृषि और सिंचाई को जोड़ देना। जी हाँ, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? वो थी कृषि और सिंचाई को आगे बढ़ाते हुए खाद्यान्न के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। तो दोस्तों, प्राथमिकताओं का निर्धारण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं होती हैं अधिक और हमारे पास संसाधन होते हैं कम, और इन्हीं संसाधनों को अपनी प्राथमिकताओं में आवंटित कर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो नियोजन करते हैं वही हमारी आर्थिक नियोजन की विशेषता प्राथमिकताओं का निर्धारण कहलाती है। दोस्तों, हमारे अगली विशेषता आर्थिक नियोजन की होती है वो ये समाज कल्याण में वृद्धि। वी हैव टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। दोस्तों, भारतीय नियोजन का एकमात्र उद्देश्य इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं होता, बल्कि अपने आप में सोशल डेवलपमेंट को भी शामिल करना होता है। हम केवल और केवल वस्तुनिष्ठ विकास की ओर अभिप्रेरित नहीं होते, बल्कि हमारा विकास एक व्यक्तिनिष्ठ विकास होता है। हम बात करते हैं एक ऐसे समावेशी विकास की जिसमें केवल और केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही बढ़ती ना दिखे, बल्कि इसके साथ साथ क्षेत्रीय असमानता में कमी की जा सके। इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सके। हमारे देश में, हमारे समाज में लैंगिक असमानता को कम किया जा सके।
महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसी अवधारणाओं को केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक अर्थों में चरितार्थ किया जा सके। अर्थ स्पष्ट है कि हमारे अमर्त्य कुमार सेन जो हमारे देश में नोबेल पुरस्कार विजेता जो रहे, उनका उद्देश्य था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें भारत का करना है तो इसमें केवल और केवल आर्थिक नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ विकास की ओर हमें अभिप्रेरित होना होगा। और यही समाज कल्याण में वृद्धि हमारे आर्थिक नियोजन की एक मूलभूत विशेषता होती है। दोस्तों, अपनी अगली विशेषता के तौर पर हम देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। जी हाँ, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य केवल और केवल सामान्य गति से आने वाले परिवर्तन नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में अमूलचूल बदलाव लेकर आना, जिन्हें हम सुधारों की संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम रिफॉर्म्स कहते हैं। उदाहरण से बात मैं अपनी स्पष्ट करता हूं कि हमारे देश में औद्योगिक नीति 1948 से प्रारंभ की गई। 1948 के बाद कई और औद्योगिक नीति 1991 से पहले हमने बनाई। इन सारी औद्योगिक नीति में हमने सार्वजनिक क्षेत्रों का नेतृत्व और नियंत्रण हमेशा अधिक रखा। और दोस्तों, इसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक वृद्धि की दर होनी चाहिए थी, हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए। 1991 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा अर्थव्यवस्था को बदलने की बात की, तो उन्होंने बदलावों के तौर पर कार्यात्मक या फंक्शनल चेंजेस को ध्यान में नहीं रखा बल्कि अर्थव्यवस्था में बड़े व्यापक परिवर्तनों को अपनी अर्थव्यवस्था में समाहित किया, जिसके माध्यम से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे आधार स्तंभों को हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में रखा। सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी को सीमित करते हुए निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना। निजी क्षेत्र ही नहीं बल्कि विदेशी मतलब वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था हमारे देश की हो सके, इसलिए तमाम बड़े और कठोर प्रतिबंध जो कि आयात और निर्यात के संबंध में, जो कि पूंजी और निवेश के संबंध में, जो कि तकनीकों के संबंध में अन्य देश के भारत के बीच होते थे, लगभग उन्हें समाप्त करते हुए, लगभग उन्हें सीमित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का हमने काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आर्थिक नियोजन का उद्देश्य केवल रेगुलर चेंजेस नहीं होता बल्कि हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारी विशेषता होती है, वो ये कि हम अपनी इकोनॉमी को एक बड़े स्तर पर परिवर्तित करते हुए आर्थिक सुधारों की संज्ञा दे सकें और आर्थिक सुधारों में अगले पायदान पर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जा सके। दोस्तों, इसी तरह लास्ट बट नॉट लीस्ट आर्थिक नियोजन की एक प्रमुख विशेषता कि ये जो प्रक्रिया है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। जी हाँ, 5-5 साल की समयावधि में हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को बांटते थे, लेकिन क्या 5 साल के बाद हमने अपनी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया? आंसर इज नो, बल्कि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के तौर पर 5-5 साल की लगभग 12 पंचवर्षीय योजना को हमने कंटिन्यूअसली जारी किया। इसका मतलब साफ है कि नियोजन केवल वन टाइम प्रोसेस नहीं होती, नियोजन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होती बल्कि इट्स अ कंटिन्यूअस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो हमें लगातार करनी होती है जब तक कि हम अपने समस्त लक्ष्यों को प्राप्त ना कर सके। और भारत जैसे विकासशील देशों में हमारे लक्ष्य परिवर्तित भी होते हैं और साथ ही साथ बढ़ते भी जाते हैं, इसलिए आर्थिक नियोजन एक निरंतर चलने वाली एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के तौर पर हमेशा आर्थिक नियोजन का हिस्सा रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं एक बार क्विकली रिवाइज करते हुए कि आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के संबंध में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें क्या क्या लिखना है। आर्थिक नियोजन की विशेषताओं को शुरू करने से पहले हमें उसमें छोटी सी परिभाषा समाहित करनी होगी। शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से होगी और कुछ बिंदुवार तरीके से पॉइंट वाइज हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बेसिक फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने उत्तर में शामिल करेंगे। इन विशेषताओं में शामिल होगा केंद्रीय नियोजन सत्ता, निश्चित उद्देश्य, निश्चित समयावधि, संपूर्ण नियोजन और संपूर्ण के होते हुए प्राथमिकताओं का निर्धारण, समाज कल्याण में वृद्धि मतलब वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठ विकास,
अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जो कि बदलाव का रूप धारित कर ले। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दीर्घकालीन प्रक्रिया। ये सारी की सारी विशेषताएं हमारी आर्थिक नियोजन से जुड़ी हुई प्रमुख विशेषताएं कहलाती। दोस्तों, आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के पश्चात अब बारी आती है हमारे अगले बिंदु की, जो है आर्थिक नियोजन के प्रकार। किस तरह हम आर्थिक नियोजन को अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं। हाउ कैन बी बाइफरकेट different on the basis of different, how can we bifurcate the economic planning on various different type of basis। अगर मैं बात करूं नियोजन के प्रकारों की, तो नियोजन के प्रकारों को कुछ 5 से 6 आधारों पर बांटा जा सकता है। सबसे पहला, राज्य के मतलब सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर। दोस्तों, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन दो तरह से हो सकता है। सबसे पहला आदेशात्मक नियोजन और दूसरा हो सकता है निर्देशात्मक नियोजन, इंडिकेटिव प्लानिंग और इंपेरेटिव प्लानिंग। आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। दूसरा नियोजन का आधार हो सकता है समयावधि, और समयावधि के आधार पर हम नियोजन को दो तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला ये हो सकता है एक दीर्घकालिक नियोजन, और दूसरा हो सकता है अल्पकालिक मतलब अनवरत योजना, रोलिंग प्लान्स के रूप में, लॉन्ग टर्म और रोलिंग प्लान्स। तीसरा आधार हो सकता है संसाधनों के आधार पर, और संसाधनों के आधार पर हम इसे बांट सकते हैं भौतिक नियोजन और वित्तीय नियोजन के रूप में। व्यापकता के आधार पर नियोजन दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग, और दूसरा हो सकता है क्षेत्रीय नियोजन मतलब रीजनल प्लानिंग। अंतिम रूप से लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर नियोजन हो सकता है संरचनात्मक नियोजन, और दूसरा हो सकता है कार्यात्मक या क्रियात्मक नियोजन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग एंड फंक्शनल प्लानिंग। तो हम दोस्तों यहाँ पर नियोजन के प्रकारों को अलग अलग आयामों में, अलग अलग आधारों में बांट सकते हैं। पहला आधार राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। दोस्तों, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर नियोजन दो तरह से हो सकता है। पहला आदेशात्मक और दूसरा निर्देशात्मक। दोस्तों, आदेशात्मक नियोजन का तात्पर्य है, जो हम बात करते हैं आदेशात्मक नियोजन की, तो आदेशात्मक का मतलब होता है सरकार का हस्तक्षेप सर्वाधिक होना। एक ऐसा नियोजन जिस पर 100% कंट्रोल न केवल नीतियों को बनाने बल्कि उनको लगभग क्रियान्वित कराने में भी सरकार पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण रखती है। एक ऐसा नियोजन का प्रकार अपने आप में आदेशात्मक नियोजन कहलाता है। हम सब जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात हमने अपनी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप रखा था वो मिश्रित होते हुए भी नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। Our economy was planned and control economy, mixed and control economy। दोस्तों, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ ही हमने सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका हमेशा निजी क्षेत्रों से अधिक रखी थी। समय के साथ साथ जब हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अगर आवश्यकता से अधिक होती है तो इसकी कई बुराइयां भी होती हैं, कई कमियां भी होती हैं। हमने देखा कि किस तरह आर्थिक वृद्धि की दर लक्षित रूप से नहीं बढ़ पाई। हमने देखा कि किस तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वो लाभ, वो उत्पादकता नहीं दे पाए। हमने देखा किस तरह औद्योगिक रुग्णता, इंडस्ट्रियल सिकनेस लगातार बढ़ती गई। किस तरह हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़नी थी वो आर्थिक वृद्धि के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ पाई, और हमने उसे रोजगार विहीन वृद्धि का नाम भी दिया। तो दोस्तों, ऐसी तमाम कमियां जो थी आदेशात्मक नियोजन में शामिल थी। इसके पश्चात 1991 में हमने अपने नियोजन के स्वरूप को बदला, और इसे हमने आदेशात्मक नहीं बल्कि निर्देशात्मक रूप से बदला। इसका एक और उदाहरण कि योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग का गठन हुआ तो नीति आयोग भी एक पक्षीय नियोजन नहीं बल्कि द्विपक्षीय और अपने आप में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन
या इकोनॉमिक फेडरलिज्म बेस्ड प्लानिंग तरीका था, जिसके माध्यम से हम केवल और केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी उसमें भागीदार हो सके। केवल और केवल सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं लिबर्टी देते हुए इकोनॉमिक प्लानिंग में उनकी भी सहायता की जा सके। एक ऐसा नियोजन निर्देशात्मक नियोजन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, नियोजन के दो प्रकार अगर हम राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर देखते हैं तो वो होते हैं आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। दोस्तों, इसके पश्चात अवधि के आधार पर नियोजन हो सकता है दीर्घकालिक और अनवरत योजना। जी हाँ, दीर्घकालिक नियोजन जब भी हम 20 साल, 25 साल और उससे भी अधिक समयावधि के संबंध में नियोजन करते हैं और 5-5 साल के 5 ईयर प्लान के रूप में उसे बांट देते हैं, तो ये अपने आप में दीर्घकालिक नियोजन है। और हमारे योजना आयोग के माध्यम से इसी दीर्घकालिक नियोजन को ही हमारे आर्थिक नियोजन का हिस्सा बनाया। दोस्तों, 1978 से 1980 के बीच जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बदल गई थी और सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने अनवरत योजना को अपने देश में लागू किया। ये जो अनवरत योजना है, ये जो रोलिंग प्लान्स हैं, इसे डीटी लकड़वाला के द्वारा भारत में लागू किया गया और पूरे विश्व में इसे गुन्नार मॉडल के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा बनाए गए थे, तो जवाब होगा गुन्नार मॉडल। और भारत में इसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो सही जवाब होगा डीटी लकड़वाला। दोस्तों, ये अनवरत नियोजन जो होता है वो अवधि के आधार पर अल्पकालिक होता है। इसमें 5 साल नहीं बल्कि एक साल के संबंध में अपनी आवश्यकताओं, अपने त्वरित लक्ष्यों को डिफाइन करते हुए उन्हें किस तरह पूरा किया जा सके, इस संबंध में क्रियाएं की जाती है, इस संबंध में नियोजन किया जाता है। 1 साल के लिए देखना कि हमारी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उन्हें पूरा कर लेना। इसके पश्चात अगले साल के लिए क्या होगा, उन्हें पूरा कर लेना। इसके पश्चात अगले साल की। तो हम 5 सालों के पीरियड को एक साल में अगर बांट देते हैं, तो हर एक साल के संबंध में उस साल से जुड़ी हुई आवश्यकता को अगर हम पूरा करते जाते हैं, तो ऐसा नियोजन अनवरत नियोजन या फिर रोलिंग प्लान्स कहलाता है। दोस्तों, रोलिंग प्लान्स की व्यक्तिगत तौर पर मुझे एक सकारात्मक विशेषता दिखाई देती है, वो ये कि 5 ईयर प्लान में हमें रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार करने का मौका भी 5 साल के बाद ही मिलता था। लेकिन इन रोलिंग प्लान की विशेषता क्या होगी कि हम इन्हें हर साल जो है वो चेंज कर सकते हैं और अगले साल की आवश्यकता अनुसार इसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। ऐसा एक बेनिफिट ये रोलिंग प्लान्स में होता था। तो दोस्तों, समयावधि के आधार पर 2 तरह के नियोजन होते हैं, दीर्घकालिक नियोजन और अनवरत नियोजन। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं संसाधनों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज वी कैन क्लासिफाई इट into 2 category. First one is physical planning and the second one is financial planning. पहला क्या होगा, भौतिक नियोजन। दोस्तों, भौतिक नियोजन का तात्पर्य होता है कि जब भी हम अपने भौतिक संसाधनों को या अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पहले प्राथमिकता में रखते हैं और उसके पश्चात देखते हैं वित्त की आवश्यकता कितनी है। बेसिस क्या बनाया हमने, अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब लक्ष्यों एवं योजनाओं का निर्धारण किसके आधार पर होता है, उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर किया जाता है, तो उसे हम भौतिक नियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमने टारगेट किया कि हम देश में लगभग 2/3 जनसंख्या को भोजन से संबंधित आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति करेंगे, या हमने ये डिसाइड किया कि बिलो द पॉवर्टी लाइन रहने वाले एक बड़ी जनसंख्या वर्ग को हम निशुल्क या फिर नाममात्र की दरों पर शिक्षा एवं खाद्यान्न को प्रदान करेंगे, या हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने देश में 10 करोड़ परिवारों या फिर 50 करोड़ लोगों को निशुल्क 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हमने फंडिंग की बात नहीं की कि कितनी होगी, बल्कि ये देखा कि हम क्या चाहते हैं, क्या हमारी फिजिकल नीड्स हैं और उनको हमें पूरा करना है। तो ऐसा एक नियोजन क्या हो गया अपने आप में, भौतिक नियोजन। भौतिक नियोजन के पश्चात होता है दोस्तों वित्तीय नियोजन, जिसमें हम टारगेट करते हैं अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज पर।
इसमें हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास 60,000 करोड़ रुपए है और अब 60,000 करोड़ रुपए में हम मनरेगा से संबंधित कितनी योजनाएं बना सकते हैं। तो हमने पहले क्या डिटरमाइन किया, हमने पहले डिटरमाइन किया 60,000 करोड़ रुपए के फिनेंशियल रिसोर्सेज, और इस 60,000 करोड़ रुपए के अंदर क्या क्या किया जा सकता है ये हमारे सेकेंड एस्पेक्ट होगा। फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और उससे कितने फिजिकल रिसोर्सेज हम मुहैया करा सकते हैं वो हो गया हमारा सेकंड एस्पेक्ट या सेकेंडरी एस्पेक्ट, ये होगा अपने आप में वित्तीय नियोजन। तो दोस्तों नियोजन अगर संसाधनों के आधार पर देखा जाए तो दो तरह का हो सकता है, और वो हो सकता है भौतिक नियोजन या फिर वो हो सकता है वित्तीय नियोजन। व्यापकता के आधार पर, कॉम्प्रहेंसिवनेस के बेसिस पर अगर देखें तो नियोजन दो तरह का हो सकता है, पहला क्षेत्रीय नियोजन और दूसरा हो सकता है राष्ट्रीय नियोजन। दोस्तों क्षेत्रीय का मतलब क्या होगा, किसी ना किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, या तो एक राज्य विशेष को लेकर, या राज्य के अंदर किसी नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों जब भी प्लानिंग का एरिया स्कोप एक पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर स्टेट होता है या पार्ट ऑफ अ स्टेट होता है, तो हम कहेंगे कि वो नियोजन एक क्षेत्रीय नियोजन है। लेकिन अगर नियोजन किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए किया जाए तो वह होगा राष्ट्रीय नियोजन। उदाहरण के तौर पर अगर जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के संबंध में कुछ प्लानिंग की जाती है तो ये अपने आप में क्या हो गया, क्षेत्रीय नियोजन का उदाहरण। लेकिन अगर मनरेगा जैसी योजना या गरीब कल्याण योजना या फिर आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, ऐसी योजनाएं जो संपूर्ण भारत पर लागू की जाती है, तो ये उदाहरण किसका होगा, राष्ट्रीय नियोजन का। तो जब भी संपूर्ण भारत के लिए एक मैक्रो लेवल पर हम इकोनॉमिक की प्लानिंग करते हैं तो वो अपने आप में होती है राष्ट्रीय नियोजन, और जब भी हम किसी एक हिस्से को लेकर प्लानिंग करते हैं तो वो होती है व्यापकता के आधार पर क्षेत्रीय नियोजन। The last but not least category on the basis of objective, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर या लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर, on the basis of strategies of obtaining the objective, हम नियोजन को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। पहला हो सकता है संरचनात्मक नियोजन और दूसरा हो सकता है कार्यात्मक नियोजन। पहला क्या हो सकता है, संरचनात्मक नियोजन। नियोजन का एक ऐसा स्वरूप जब हम अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करते हैं, अमूलचूल बदलाव करते हैं, ऐसे बदलाव जिनके माध्यम से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप प्रदान किया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर हम 1991 में नई औद्योगिक नीति लेकर आते हैं जिसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे आधार स्तंभों को भारत में स्थापित करते हैं, तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर अगर हम कर प्रणाली में, खासतौर से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाते हुए 2 दशकों से अटके हुए अधिनियम या कानून को जीएसटी के रूप में लागू कर देते हैं, तो ये अपने आप में होता है एक संरचनात्मक परिवर्तन। जब भी हम अपने देश में दशकों पुरानी शिक्षा नीति में बदलाव लाकर नई शिक्षा नीति को लागू करते हैं, तो ये होता है अपने आप में संरचनात्मक नियोजन। जब भी हम कृषि के संबंध में पुराने और अप्रचलित या कम लाभदायक नियमों की बजाय कुछ विशेष अधिनियमों को बनाते हुए जब देश में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने, उसमें प्राइवेटाइजेशन को समाहित करते हुए उनके खाद्यान्न का सही मूल्य उनको दिए जाने के संबंध में एक बेहतर नेटवर्क, बेहतर मार्केटिंग चेन, बेहतर एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को वहां पर समाहित करते हैं, तो ये होते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए, इन सारे के सारे उदाहरण को हम रेगुलर चेंजेस नहीं कह सकते, बल्कि ये प्लानिंग के वो परिवर्तन है जो अर्थव्यवस्था को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम करते हैं। हम इन्हें संरचनात्मक नियोजन के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्रियात्मक नियोजन लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई बड़े बदलाव ना करते हुए बल्कि रेगुलर चेंजेस के रूप में अपने रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करता है।
उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजना तो पहले से चल रही है। हाँ, सरकार ने उसमें 55,000 की बजाय 60,000 और 60,000 की बजाय उदाहरण के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आवंटित कर दिया। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो नियोजन हुआ, वो कैसा नियोजन हो गया? क्रियात्मक नियोजन हो गया, जो कि एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, रेगुलर कोर्स ऑफ प्लानिंग में होता है और कोई बहुत बड़े बदलाव की नहीं बल्कि सामान्य बदलावों के रूप में ही संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर जोर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक नियोजन। तो दोस्तों, हमने देखा किस तरह नियोजन को अलग अलग आधारों पर हम बांट सकते हैं। नियोजन के आधारों को बांटते समय इस चार्ट का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ जाए जो कि स्पेसिफिक नियोजन का क्लासिफिकेशन आपसे पूछता है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक 15 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। 15 मार्कर का क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग कैसे होगी? डेफिनेशन के साथ में। फिर क्या करेंगे? ये चार्ट तैयार कर लेंगे। चार्ट तैयार करने के बाद हर एक के संदर्भ में जो है वो शॉर्ट नोट के माध्यम से उसको बिंदुवार तरीके से लिखेंगे। इन जनरली इस तरह के प्रश्न 15 नंबरों की बजाय 3 नंबरों में पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे 3 नंबरों में पूछा जा सकता है, आदेशात्मक नियोजन को परिभाषित कीजिए, निर्देशात्मक नियोजन को परिभाषित कीजिए, वित्तीय नियोजन को परिभाषित कीजिए, भौतिक नियोजन को परिभाषित कीजिए, संरचनात्मक नियोजन की परिभाषा बताइए या फिर क्रियात्मक नियोजन। तो दोस्तों, नियोजन के ये प्रकार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के संबंध में 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एट अ ग्लांस एक बार फिर से समझ लीजिए, राज्यों के हस्तक्षेप के आधार पर आदेशात्मक और निर्देशात्मक, अवधि के आधार पर दीर्घकालिक और अनवरत योजनाएं, संसाधनों के आधार पर भौतिक नियोजन और वित्तीय नियोजन, व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन होगा और क्षेत्रीय नियोजन होगा, और लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर संरचनात्मक और क्रियात्मक नियोजन में हम नियोजन को बांट सकते हैं। दोस्तों, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्क में, भारतीय आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? किस तरह हम भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम आर्थिक नियोजन की उद्देश्यों को, अभी हमने एक 6 मार्क का क्वेश्चन विशेषताओं को लेकर देखा था, अब एक 6 मार्क का क्वेश्चन किस संदर्भ में हो सकता है? वो हो सकता है उद्देश्यों को लेकर। विशेषता हो या उद्देश्य, शुरुआत जो करनी है, शुरुआत कहां से करनी होगी? शुरुआत का पहला बिंदु होगा परिभाषा, मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ में हम इसकी शुरुआत करेंगे और बिंदुवार तरीके से एक एक करके हम उन पॉइंट्स को लिखेंगे जो कि हमारे मूलभूत उद्देश्यों में शामिल है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार परिभाषा को रिपीट कर दूं क्योंकि परिभाषा के अंतर्गत ही लक्ष्यों की बात भी होती है कि आर्थिक नियोजन एक का आशय एक ऐसी अनवरत और दीर्घकालिक प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने आर्थिक या विकास के लक्ष्यों को, अपने आर्थिक और विकास के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर जोर दिया जाए। एक ऐसी प्रक्रिया अपने आप में आर्थिक नियोजन कहलाती है। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना है कि ऐसे क्या प्रमुख लक्ष्य होते हैं जिन्हें लगभग हर एक नियोजन में, लगभग हर एक प्लान्स के अंदर हम समाहित करते हैं, शामिल करते हैं। हालांकि समयावधि के अनुसार, बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार हमारे लक्ष्य भी बदलते जाते हैं। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं जो है, अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख लक्ष्य है वो है स्वास्थ्य के संबंध में इस कोविड-19 या कोरोना काल में विजय हासिल करना। हमारा एक लक्ष्य है अपने पड़ोसी देशों में, अपने देश की सरहदों पर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थापित करना और पड़ोसी मुल्क के साथ जो है वो वहां पर तैयार रहना, हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। हमारा लक्ष्य है बढ़ती हुई बेरोजगारी और मंदी से अपने देश के युवाओं को रोजगार देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ऐसे तमाम उद्देश्य समय के साथ में क्या होते जाते हैं? बदलते जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत उद्देश्य होते हैं, कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो लगभग हर एक इकोनॉमिक प्लानिंग में हमेशा साथ होते हैं। हम बात करते हैं ऐसे प्रमुख उद्देश्यों की। ऐसे उद्देश्यों को 7 प्रमुख उद्देश्यों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्राथमिक उद्देश्य हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का है वो है
आर्थिक समृद्धि। जी हाँ, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, ये दो अवधारणाएं आप एक दूसरे से मिलती जुलती और एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं होती हैं, जो आर्थिक वृद्धि को और अधिक व्यापक रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित करती है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी क्या है? वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय आय में, अपने उत्पादन में, अपनी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं करेगा, तब तक नियोजन के वास्तविक लक्ष्यों में, चाहे वो लक्ष्य आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, हम प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इसीलिए हर पंचवर्षीय योजना का इवैल्यूएशन करते समय हमने दो बातों को तय किया था। व्हाट वाज आवर टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज आवर एक्चुअल अचीव्ड रेट। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेट है उसमें एक दर देखते थे कि कितने हमने लक्ष्य किया है, लक्षित दर, और कितने प्रतिशत हमने प्राप्त किया है, वो होती थी प्राप्त दर। तो दोस्तों, आर्थिक वृद्धि हमेशा आर्थिक नियोजन का एक मूलभूत उद्देश्य रही है कि अगर हमें अपने देश को डेवलपमेंट के अगले फेज पर लेकर जाना है, अगर हमें एक विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में अपने आप को स्थान देना है, तो जरूरत है आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जाए। हालांकि हम अपने देश की आर्थिक समृद्धि की दर को 2 डिजिट में टारगेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम दीर्घ काल में, अल्पकालिक या 5 या 10 साल की बात नहीं, बल्कि 20 से 25 सालों के एक बड़ी समयावधि में हम 2 डिजिट की ग्रोथ रेट अपनी इकोनॉमी में लेकर आएंगे। हालांकि वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो कोविड-19 की वजह से होने वाली गिरावट में लगभग सर्वाधिक गिरावट किसी देश की अर्थव्यवस्था में देखी गई, तो वो रही भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें बहुत अधिक दर के साथ हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है कोविड-19 की वजह से धड़ाम से गिर पड़ी। लेकिन इसके पीछे रीजंस भी वैलिड हैं और एबनॉर्मल हैं, इसलिए हम इसे एक रेगुलर कोर्स ऑफ प्लानिंग में नहीं उसमें मान सकते हैं। इसलिए आर्थिक वृद्धि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड, आत्मनिर्भरता, दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा कि अपने आप को सेल्फ रिलायबल बनाना। किस मामले में सेल्फ रिलायबल बनाना? हमें आत्मनिर्भर बनाना खाद्यान्न के लिए, खाद्य सुरक्षा को लेकर, हमें आत्मनिर्भर बनाना पूंजीगत वस्तुओं के लिए, हमें आत्मनिर्भर बनाना तकनीकों के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना निवेश के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना अपने आप में पूंजी निर्माण के लिए, रोजगार के लिए। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि हम अन्य देशों पर निर्भरता को कम से कम कर अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल, अपनी संभावनाओं का अधिकाधिक उपयोग अपने देश से कर सके। यह हमारा दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, आत्मनिर्भरता। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है और वो है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। अगले हमारे उद्देश्य में क्या शामिल होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है संकीर्ण और दूसरा होता है व्यापक। संकीर्ण अर्थों में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा देश के श्रम शक्ति को उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करना। और व्यापक रूप से पूर्ण रोजगार का मतलब होता है उत्पादन के समस्त साधनों को उनके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के रूप में फुल कैपेसिटी पर इस्तेमाल करना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि देश की कृषि योग्य भूमि अधिक होने के बावजूद भी एक बड़ा हिस्सा कृषि में उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा कि पूर्ण उत्पादन के स्रोत का पूर्ण रूप से हम उपयोग नहीं कर पा रहे। इसी तरह अगर हमारे बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन रखे हुए हैं और उसका कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में उपयोग नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि हम अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर हमारे देश में बेहतर स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से नौकरियों में, तकनीकी नौकरियों में विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता हो रही है और हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टैलेंट अभी भी अंडर वैल्यूड हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेहतर ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैं कहूंगा कि हमने अपने देश के ह्यूमन रिसोर्सेज का पूर्ण उपयोग नहीं किया। तो दोस्तों, पूर्ण उपयोग या पूर्ण रोजगार का मतलब केवल और केवल युवाओं को रोजगार देने से ही नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब होता है उत्पादन के समस्त साधनों का
बेहतर तरीके से प्रयोग करना, जिसके माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में उनका उपयोग किया जा सके। असमानता में कमी हमारा अगला प्रमुख उद्देश्य, हाउ टू रिडक्शन इन द इनइक्वालिटी। हम देखते हैं दोस्तों, भारत में समस्त राज्यों की स्थिति एक समान नहीं है। अगर बात महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों की हो और उनकी तुलना अगर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्यों से की जाए तो एक बड़ा अंतर हमको दिखाई देता है। दोस्तों, राज्य के भीतर भी अगर हम देखते हैं तो शहरी क्षेत्रों में विकास की गति कुछ और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये कि हमारे देश में आर्थिक समानता आज भी हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए। एक बड़ी मात्रा में इनइक्वालिटी इंडियन इकोनॉमी में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखी जा सकती है। इसलिए आवश्यक है अपने नियोजन में आर्थिक समानता को लाने पर बल दिया जा सके। इसीलिए दोस्तों, हमारे देश में प्रोग्रेसिव प्लानिंग पर जोर दिया जाता है। प्रोग्रेसिव प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो समृद्ध है उसकी आय पर करों को लेकर, जो वंचित है उसको पुनः वितरित कर उसको मुख्य धारा में लेकर आना, उसको पिछड़ेपन से मुक्ति देकर सामान्य स्तर प्रदान करना। तो दोस्तों, असमानताओं में कमी हमारे लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य होगा, जिससे भारत दो हिस्सों में बंटने से बच जाएगा। अदरवाइज क्या होने वाला है? एक वो भारत जो आधुनिक है, अमीर है, वो वर्ग और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, वो अमीर भारत है। और जो वर्ग गरीब और पिछड़ा हुआ है, शोषित है, वो लगातार शोषण का और ज्यादा शिकार बनता जा रहा है, वो एक गरीब भारत है। इन दोनों भारत को अलग अलग नहीं बल्कि एक करना हमारे प्रमुख उद्देश्य में है। असमानता में कमी, गरीबी निवारण, रिमूवेबल ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हम अपनी 5वीं पंचवर्षीय योजना से लगातार स्पेसिफिकली गरीबी हटाओ जैसे नारे देते आए हैं और हमारे प्रोग्राम में, हमारे नियोजन में हमेशा हम गरीबी निवारण के संबंध में तमाम बातें करते हैं। बावजूद उसके जब बात गरीबी, भुखमरी, कुपोषण से जूझने वाले लोगों की होती है तो भारत का स्थान जो होता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में से भी पिछड़ा हुआ आता है। इसका मतलब साफ है कि हमने गरीबी निवारण के संबंध में नारे तो दिए हैं, लेकिन उसके संबंध में जमीनी स्तर पर हम कार्य नहीं कर पाए। जमीनी स्तर पर जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी, उस मामले में हम सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है गरीबी निवारण। गरीबी निवारण के बाद हम बात करते हैं आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन की। खासतौर से 1991 के पश्चात जब हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबलाइज इकोनॉमी बनाया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजों को, बंद दरवाजों को खोला और दूसरे देशों को, विदेशी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने देश में निवेश करने और अपना बाजार स्थापित करने की अनुमति दी, तो आवश्यकता इस बात की भी थी कि हम अपने आप को भी मॉडर्नाइज कर सके। मॉडर्नाइज का मतलब केवल और केवल तकनीकों से नहीं है, बल्कि हर एक अप्रोच, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, हमें अपनी तकनीकों को आधुनिक बनाना है, जिसके माध्यम से हम एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा अंतिम उद्देश्य, इन पॉइंट्स में हमारा अंतिम उद्देश्य समृद्धि की समावेशिता और धारणीयता से। हमारा विकास कैसा होना चाहिए? एक समावेशी विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। साथ ही साथ विकास की प्रक्रिया ऐसी ना हो कि हम जिन संसाधनों का आज उपयोग कर वर्तमान में हमारी पीढ़ी जिन संसाधनों का उपयोग कर लाभान्वित हो रही है, लाभ हासिल कर पा रही है, हमारी भावी पीढ़ी उन संसाधनों से वंचित रह जाए। जरूरत है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाने की, अपने संसाधनों के एक ऐसे रैशनल यूटिलाइजेशन की, जिसके माध्यम से विकास की जो प्रक्रिया आज हमें लाभ दे रही है वो हमारी अगली पीढ़ी को भी निरंतर रूप से लाभ प्रदान करती रहे। और ऐसा ही एक लाभ सतत विकास या फिर धारणीय विकास कहलाता है। दोस्तों,
हमारी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर पर हमने इस समावेशिता और इस धारणीय विकास के सिद्धांतों को अपनाया, ताकि आर्थिक नियोजन के रूप में हमारे डेवलपमेंट को हम एक कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट बना सके, एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी नियोजन अपने देश में स्थापित कर सके। तो दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन 6 मार्क का स्पेसिफिक आता है कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं, शुरुआत कहां से होगी? परिभाषा से। बिंदुवार तरीके से हर एक पॉइंट के बारे में हमें 2 से 3 लाइनों के अंदर संक्षिप्त शब्दों में लिखना है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में, आत्मनिर्भरता के संदर्भ में, पूर्ण रोजगार, असमानता में कमी, गरीबी निवारण, आधुनिकीकरण और समृद्धि की समावेशिता एवं धारणीयता, ये हमारे कुछ प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम आर्थिक नियोजन के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। जी हाँ, हमारे इस आर्थिक नियोजन के रूप में किस तरह हमने पंचवर्षीय योजनाओं की निर्माण किया, और इस पंचवर्षीय योजना के निर्माण से पहले, मतलब योजना आयोग के गठन से पहले कौन से ऐसे प्रयास रहे जो हमारे देश के नेतृत्व के द्वारा हमारे देश में खासतौर से स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा किए गए, कौन कौन से प्लान्स बनाए गए। इस संबंध में एमपीपीएससी में प्रीलिम्स में भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए और 3 मार्कर के तौर पर कई बार इसके संबंध में मेंस में भी आपसे प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही इस बात की उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, जो कि त्योहारों का समय होने वाला है, भीड़भाड़ बहुत होने वाली है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। हमारे प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमको बहुत बहुत सतर्क होकर अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।